नमस्कार। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर सांकेतिक समाचारों का विशेष बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शरद मुदगल। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से। संसद के दोनों सदनों में 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण हुआ पेश। वित्त वर्ष 2024 में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में वास्तविक रूप से 9% की वृद्धि हुई दर्ज। वित्त वर्ष 23 में औसतन 6.7% के बाद वित्त वर्ष 24 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर रही 5.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 पर बोले मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रास्ते और स्थिर स्थिति में। निजी पूंजीगत व्यय में हुई बढ़ोतरी। सेवा क्षेत्र के निर्यात में भी लगातार वृद्धि। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मीडिया को संबोधित। कहा, कल पेश होने वाला बजट 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की रखेगा नींव। सकारात्मक राजनीति पर विपक्ष पर भी जमकर बरसे पीएम। राजनीतिक दलों को अगले 5 सालों तक देश के लिए मिलकर लड़ने का किया आग्रह। लोकसभा में नीट यूजी परीक्षा मामले पर विपक्ष का हंगामा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, मामले पर सरकार का रवैया पारदर्शी और निष्पक्ष। पूरे विरोध को बताया राजनीति से प्रेरित। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। साथ ही यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को नोटिस किया जारी। कहा, दुकान पर मालिक का या फिर स्टाफ का नाम उजागर करने के लिए नहीं किया जा सकता बाध्य। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद भोजशाला मामले में सुनवाई आगे बढ़ाई। उच्च न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में है मामला लंबित, 30 तारीख को हो सकती है अगली सुनवाई। सावन का पहला सोमवार आज। देश भर के मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्था चाक चौबंद। और खेल की खबरों में नए कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में टीम इंडिया पहले विदेशी दौरे पर श्रीलंका रवाना। गंभीर ने कहा, रोहित शर्मा और विराट कोहली में बचा है काफी क्रिकेट। 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं दोनों। तो ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज आर्थिक सर्वेक्षण 2024 पेश किया। यह सर्वेक्षण भारत के आर्थिक प्रदर्शन का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति और रोजगार शामिल हैं। वित्त मंत्री कल बजट पेश करेंगी। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, both in Hindi and English versions. Economic Survey 23-24, Economic Survey 23-24 Statistical Appendix. और आर्थिक सर्वेक्षण 2024 को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में पेश किया। चौधरी।
और लोकसभा और राज्यसभा में आज 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। तो देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने जानकारी देते हुए कहा कि देश में मुद्रास्फीति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। Inflationary pressures under control in the previous 3 years. The deviation of inflation from the target of 4% is the lowest in India, and the headline inflation rate is coming well within the band and should come to below 5% in the current financial year. And of course, you all know that the core inflation is running well below 4%. Both a slew of administrative measures and monetary policy combined to make sure that inflation never got out of hand. And compared to many other nations, the fact that we had a very small deviation from our target was facilitated by the proactive both fiscal and non-fiscal administrative measures and monetary policy measures taken. और साथ ही मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में गति है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में देश की औसत वृद्धि दर 8% के करीब रही है। There is momentum in the economy. In fact, we are now 1 quarter in the new financial year, and even high-frequency indicators are telling us that the economy is carrying on the momentum that we have seen until the end of March 2024, when we grew at 8.2%. So the average growth rate in the last 3 years up to March 24 has been around 8%, and as we write in the survey, real GDP is 20% above the pre-pandemic levels. And the growth has been contributed to by a steady maintenance of the share of private consumption. Capital formation is beginning to recover as we would expect post-COVID and post-balance sheet repair. And exports are doing quite well under the circumstances as well. और अब अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे वाले फैसले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मैं इसका स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से जो निर्णय लिया था, अब उस आदेश का हटना स्वागत योग्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो प्रतिबंध था कि सरकारी मुलाजिम उसमें भाग नहीं ले सकते हैं, उसको जो हटाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से लिया था, उसका हटना एक स्वागत का निर्णय है। और मैं समझता हूं ये इस प्रकार के देशभक्त और सामाजिक संस्थाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सोच जो लगातार नकारात्मक रही है, कांग्रेस पार्टी का रवैया जो राष्ट्रवादी और देशभक्ति के खिलाफ रहा है। अगली खबर, नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़ी याचिकाओं पर इस समय सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से कहा है कि एनटीए ने कोर्ट के आदेश के पालन में सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया में गलती की है। याचिकाकर्ता के वकील की ओर से दलील दी गई कि बिहार पुलिस के सामने दर्ज चारों बयानों से साफ है कि पेपर लीक 5 मई को परीक्षा होने से बहुत पहले ही हो गया था। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा कि एक आरोपी अमित आनंद के बयान से लगता है कि पेपर के सवाल 4 मई की शाम को स्टूडेंट्स को नहीं मिले और आरोपी अमित आनंद सभी स्टूडेंट्स को एक जगह लाकर सवाल के जवाब रटाए जाने की बात कर रहा है। हालांकि इन दलीलों को सुनने के बाद सीजेआई ने कहा कि बिहार पुलिस को दिए गए 4 आरोपियों के बयानों से ऐसा लगता है कि सही जवाब छात्रों को 4 मई को शाम को याद कराए गए। इसका मतलब पेपर 4 मई से पहले ही लीक हो गया था। सीजेआई ने कहा
कि आरोपी अनुराग यादव के बिहार पुलिस को दिए बयान से लगता है कि उसे पेपर 4 मई को मिल गया था। फिर भी हमें देखना है कि पेपर लीक क्या पटना, हजारीबाग तक ही सीमित था या लीक व्यापक स्तर पर हुआ था। इस मामले में अब भी सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा में एक सवाल का सही जवाब तय करने के लिए IIT दिल्ली के डायरेक्टर से सहायता का अनुरोध किया। इस प्रश्न के 2 अलग अलग विकल्पों को सही मानकर नीट में नंबर दे दिए गए थे। और उधर लोकसभा में नीट को लेकर चर्चा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में आमूल-चूल परिवर्तन से जुड़े प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि 2010 में कांग्रेस की सरकार इसका बिल लाई थी, लेकिन आज राजनीतिक कारणों से इसका भी विरोध किया जा रहा है। First time in the 2010 this decision has been taken. Subsequently twice this issue has been raised in front of Honorable Supreme Court. Both the time Honorable Supreme Court has recommended for a single examination in all India level. At first this examination was conducted by CBSE. Subsequently the new agency, National Testing Authority, has been assigned to conduct this examination. This is a continuous process. From the 2010 onward, this debate is on. Those who have decided to conduct that examination in those days, today, due to political reason, they are putting fingers. Today, there is categorical answer from government. Due to Supreme Court's guidance and the instruction, single examination, All India pattern examination is very successfully on. और इससे पहले आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के सकारात्मक होने की कामना की। उन्होंने देशवासियों को सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं देते हुए कल पेश होने वाले बजट को अमृतकाल का बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट 2047 के विकसित भारत के सपने मजबूत करने वाला होगा। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में
सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नकारात्मक रवैये पर उन्हें निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का आदेश दिया, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास किया गया। कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन संसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा के लिए है। हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण को आर्थिक सुधारों के दिखाने वाला करार देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, आर्थिक सर्वेक्षण हमारी अर्थव्यवस्था की वर्तमान शक्ति पर प्रकाश डालता है और हमारी सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न सुधारों के परिणामों को भी दर्शाता है। जैसे जैसे हम विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यह भावी विकास और प्रगति के क्षेत्रों की भी पहचान करता है। उधर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज संसद भवन में राज्यसभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उपसभापति हरिवंश, सदन के नेता पीयूष गोयल, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन और पार्टी के अन्य नेता भी शामिल हुए। दिव्यांग जन सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 70 गैर सरकारी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन किया है। बीते 10 सालों में किए गए
अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास और उन्हें मुख्यधारा का हिस्सा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। 70 संगठनों के साथ किया गया ये समझौता उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा सरकारी और गैर सरकारी लगभग 70 संगठनों के द्वारा के साथ में आज समझौता हस्ताक्षर ज्ञापन हुआ है। इस समझौते के माध्यम से दिव्यांगता के क्षेत्र में दिव्यांगजनों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण, उनके स्किल ट्रेनिंग के सशक्तिकरण, इस दिशा में जो काम प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों को और आने वाले समय में काफ़ी गति इस समझौता हस्ताक्षर ज्ञापन के माध्यम से मिलेगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि बीते 10 सालों में दिव्यांगजनों के लिए कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खुले हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जब से पारित किया, पहले केवल 7 तरह की दिव्यांगता की उसमें माना जाता, उसको बढ़ाकर 21 तरह किया गया। जो शासकीय नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए 3% आरक्षण था, उसको बढ़ाकर 4% किया गया। इसी तरह से सरकारी मान्यता प्राप्त जो स्कूल जो उनसे अनुदान लेते हैं शासन से, उनमें दिव्यांगजनों के छात्रों के लिए एडमिशन के लिए 3% से बढ़ाकर उसको 5% किया गया। आज यह जो समझौता हस्ताक्षर ज्ञापन हुआ है उसमें देख रहा था मैं, बहुत सारे जो संस्थान हैं, कोई 600 की संख्या में, कोई 500 की संख्या में दिव्यांगजनों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आगे की खबरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में विकास कार्यों को लेकर मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ आजमगढ़ मंडल में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सरकार की जनहित और जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सगड़ी तहसील के देवारा क्षेत्र में बहने वाली घाघरा नदी के जलस्तर की जानकारी ली। उन्होंने बाढ़ को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए। आज की एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सामग्री की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों को नोटिस जारी किया है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकारों के निर्देश पर भी अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दुकान पर मालिक या स्टाफ का नाम उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मामले में आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष सुनवाई आगे बढ़ी। उच्च न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 30 तारीख को हो सकती है। सर्वे रिपोर्ट के क्रियान्वयन एग्जीक्यूटिव पर स्टे है, एग्जीक्यूशन पर। तो वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील सलमान खुर्शीद ने न्यायालय से मांग की कि रिपोर्ट बड़ी है, इसलिए 4 हफ्ते का समय दिया जाए, जिस पर उच्च न्यायालय ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे हटने के बाद कार्यवाही होगी। आपको बता दें कि भोजशाला परिसर में 98 दिनों तक चले सर्वे के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बंद लिफाफे में 15 जुलाई को हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी थी। इस सर्वे में एसआई की टीम को कई प्रमाण और अवशेष मिले हैं, जिन्हें करीब 2000 पन्नों की रिपोर्ट में शामिल किया गया है। एएसआई की टीम ने सर्वे के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई थी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने कोर्ट में दायर अपनी याचिका में करीब 1000 साल पुराने भोजशाला परिसर की वैज्ञानिक जांच और सर्वेक्षण के साथ ही ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार सर्वेक्षण की समयबद्ध तरीके से कराने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने एएसआई को
सर्वे कराने का निर्देश दिया था। दरअसल पूरा विवाद एएसआई के 2003 के आदेश को लेकर है, जिसमें हिंदुओं और मुस्लिमों में विवाद बढ़ने पर एएसआई ने आदेश जारी कर भोजशाला परिसर में प्रवेश को सीमित किया था। भोजशाला केंद्र सरकार के अधीन एएसआई का संरक्षित स्मारक है। अगली खबर, भोजपुरी सिने स्टार और भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने बांग्लादेशी नागरिकों को ममता बनर्जी सरकार द्वारा शेल्टर उपलब्ध कराए जाने के ऐलान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। डीडी न्यूज़ के साथ विशेष बातचीत में मनोज तिवारी ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। तो हमारे सहयोगी राजेश राज ने संसद भवन परिसर में मनोज तिवारी से ये विशेष बातचीत की। हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी हैं बातचीत के लिए। मनोज जी, ममता बनर्जी ने वेलकम किया है जो बांग्लादेश के लोग हैं, कहा कि हम उनको शेल्टर मुहैया कराएंगे, उनको अपने राज्य में लाने में उनको कोई तकलीफ नहीं है, क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये देश के संविधान के विरुद्ध है। कोई भी दूसरे देश का नागरिक किसको देश में लाना है, ये व्यवस्था भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का है और ये गृह मंत्रालय इसकी बात करता है। तो राज्य के अधिकार में ये नहीं है कि आप किसी को नागरिक बना दें। तो लगता है कि ममता बनर्जी जो है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए और अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर ऐसा कर रही है। हाँ, बंगाल में तो बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि बंगाल की जो स्थिति है वो, मुझे लगता है जो भी अच्छे से अध्ययन करेगा वो चिंतित होगा। ओबीसी जो समुदाय मुस्लिम में जो बहुत सारी जातियां थी, उनको ममता बनर्जी ने मुस्लिम ओबीसी में शामिल करा दिया और बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो भी बड़े पैमाने पर वोटर हुए हैं उनके। लगता है कि लगातार बांग्लादेश की हिमायत करके वो अपने वोटरों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मेरा मानना है कि इस तरह के निर्णय वो स्वस्थ मानसिकता के प्रतीक नहीं है। कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं जो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याओं का कारण बनेंगे। इसमें संसद को ध्यान देना होगा और इसमें देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इसी के साथ सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।